जुडिशरी में बैठे हुए हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर सीजेआई सफाई दें और वह व्यक्ति जो उन पर हमला कर रहा है, जुडिशरी पर हमला कर रहा है, वह बाकायदा घोषणा करे कि मुझे इस बात को लेकर कोई पश्चाताप नहीं है। यदि वाकई हमारे देश में स्थिति अब यह आ गई है कि हमारी जुडिशरी को और इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को अकाउंटेबल होना पड़ेगा टुवर्ड्स रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट, तब इसका मतलब है कि मामला कुछ ज्यादा गड़बड़ हो गया। गोरक्षक तय करेंगे कि किस प्रकार किस कानूनों को इंप्लीमेंट किया जाएगा। तब हम देखते हैं कि ये कथित गोरक्षक दरअसल मानकर चलते हैं कि वो इम्प्यूनिटी के साथ चीजों को कर सकते हैं। अगर किसी ऐसे समुदाय से, किसी ऐसी जाति से, किसी ऐसे सोशल कैटेगरी से होते जो कि उच्च मानी जाती है, तब भी क्या इसी किस्म का हमला उन पर किया जाता? सवाल लोगों के मन में आ रहा है तो फिर स्वाभाविक है कि इसे भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। 2025 में आपको लगातार ऐसी घटनाएं एक के बाद एक देखने को मिलती है। अब मेन स्ट्रीमिंग ऑफ हेट्रेड हो रहा है। अब पहली बार इसे मुख्य धारा माना जा रहा है कि आप नफरत को मुख्य धारा नफरत को न्यू नॉर्मल मान रहे हैं। किसी व्यक्ति के जब अधिकार छीनते हैं तो वह सुप्रीम कोर्ट जाता है और आर्टिकल 32 के तहत मांग करता है कि उसके अधिकारों को बचाया जाए। अब यहां पर चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं और चीफ जस्टिस पर हमला होता है। वो कौन से आर्टिकल 32 के तहत किस इंस्टीट्यूशन पे जा रहे हैं? नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, वहां पर भारत के सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी अदालत में हैं और उन पर बाकायदा हमला होता है। उन पर जूता फेंक कर मारा जाता है। क्या यह जूता केवल जस्टिस गवई पर फेंका गया, या फिर आपको भी लगता है कि यह भारतीय न्यायपालिका पर, संस्था पर, जुडिशरी पर हमला था? कम से कम जो हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वह तो यह मानती है कि यह हमला हमारी संस्था पर, न्यायिक संस्था पर, जुडिशरी पर था। भारत के प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी ने बाकायदा बात करके जस्टिस गवई से इस बात को कहा कि इस घटना से हर भारतीय में गुस्सा है। हमारे समाज में ऐसे निंदनीय कृत्यों के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग मन ही मन ये मानते हैं। अगर आप सोशल मीडिया को देखें तो आपको ऐसे कई कमेंट्स दिखाई देंगे जिसमें बहुत सारे लोग इसे जस्टिफाइड मानते हैं। बहुत सारे लोग इसे अटैक ऑन द जुडिशरी नहीं मानते हैं, बल्कि प्रतिक्रिया मानते हैं अटैक ऑन सर्टेन रिलीजियस सेंटिमेंट्स। आज के वीडियो में हम इसे थोड़ी गंभीरता से, गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये सही बात है कि ये केवल शुरुआती प्रतिक्रिया जैसा है। हम इस बात को समझते हैं कि ट्रिगर क्या है। ट्रिगर यह है कि किसी वकील को या कुछ लोगों को, चंद लोगों को यह लगा कि जस्टिस गवई ने किसी मामले में, खजुराहो जो मामला है उसमें यह घोषणा की या एक कमेंट किया, प्रतिक्रिया की, जिसे मिसगाइडेड बैकलैश के तौर पर पूरे सोशल मीडिया में दिखाया गया कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वे खजुराहो में जो विष्णु की मूर्ति को लेकर सवाल था, उसमें लेकर उन्होंने जो टिप्पणियां की हैं वे आपत्तिजनक है। बड़ी रोचक बात यह है कि ये जो जस्टिस गवई पर जूता फेंकने की घटना हुई, उस घटना के बाद जस्टिस गवई ने इस बात की सफाई दी कि नहीं, मेरी बात को, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं और मेरी बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया जा रहा है। मुझे दरअसल इन दोनों चीजों से परेशानी है। उल्लेखनीय बात है कि जस्टिस गवई ने इस बात की कोई शिकायत भी नहीं की है और किसी किस्म का जो लीगल प्रक्रिया होनी चाहिए थी वह भी लगता है कि इस वकील के खिलाफ उस पैमाने पर नहीं होने वाली है। केवल मिसकंडक्ट का मामला, जिसे हम प्रोफेशनल एथिक्स का मामला कहते हैं, जो कि बार काउंसिल उस पर प्रतिबंध लगा सकती है या कह सकती है, लेकिन कोई क्रिमिनल ऑफेंस ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के खिलाफ नहीं बनाया जा रहा है। क्या हम इस बात को थोड़ा और गंभीरता से समझें कि क्या जस्टिस गवई को भी यह अधिकार है कि वे ये कहें जो जूता उनकी तरफ फेंका गया यह व्यक्ति के तौर पर जस्टिस गवई पर हमला था? क्योंकि यदि यह हमला जुडिशरी पर था, जो हम सब लोगों को लगता है, प्रधानमंत्री को लगता है, बार काउंसिल को लगता है, अधिकांश सोचने समझने वाले लोगों को लगता है, तो मुझे लगता है कि शायद जस्टिस गवई के पास भी यह हक नहीं है कि वे कहें कि यह व्यक्तिगत तौर पर मुझ पर हमला था, इसलिए मैं इसकी शिकायत नहीं कर रहा, मामले को जाने दीजिए।
क्योंकि यदि जुडिशरी पर हमला होता है तो वह किसी भी जज से, यहां तक कि मुख्य न्यायाधीश से बड़ी बात है। इसलिए सीजीआई की क्लैरिफिकेशन और भी ज्यादा मुझे तो चिंताजनक लगती है, जिसमें वे सफाई देते प्रतीत होते हैं इन रिलीजियस सेंटिमेंट्स के लिए और कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जुरिस्डिक्शन के मामले में टिप्पणी कर रहा था, उससे यह ना माना जाए कि मैं रिलीजन्स को लेकर डिसरिस्पेक्टफुल हूं। इसलिए मुझे लगता है कि हमें इस मामले को कुछ बड़ी चिंताजनक चीजों के संकेत के तौर पर लेना चाहिए, जहां जुडिशरी में बैठे हुए हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर सीजेआई सफाई दें और वह व्यक्ति जो उन पर हमला कर रहा है, जुडिशरी पर हमला कर रहा है, वह बाकायदा घोषणा करे कि मुझे इस बात को लेकर कोई पश्चाताप नहीं है। यदि वाकई हमारे देश में स्थिति अब यह आ गई है कि हमारी जुडिशरी को और इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को अकाउंटेबल होना पड़ेगा टुवर्ड्स रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट, तब इसका मतलब है कि मामला कुछ ज्यादा गड़बड़ हो गया है। और यह यात्रा कहां से शुरू होती है? क्या यह एक वन ऑफ इंसिडेंट है? क्या वास्तव में इसे एक वन ऑफ इंसिडेंट माना जा सकता है कि किसी एक व्यक्ति का दिमाग खराब हुआ और उसने इस किस्म की हरकत की? या हमें एक पूरी प्रक्रिया दिखाई देती है और हमें दिखाई देता है कि कुछ लोग अब ये मानकर चलते हैं कि वे कुछ भी करें, उन पर किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं होगी। हमने ये कई मामलों में देखा है। हमने देखा कि कैसे जब गौ मांस को लेकर होने वाली घटनाओं में एक तरह के व्यक्तिगत तौर पर खड़ी हुई आर्मी, व्यक्तिगत तौर पर खड़े किए गए ग्रुप्स सामने आ जाते हैं जो ये कहते हैं कि वे तय करेंगे, गोरक्षक तय करेंगे कि किस प्रकार किस कानूनों को इंप्लीमेंट किया जाएगा। तब हम देखते हैं कि ये कथित गोरक्षक दरअसल मानकर चलते हैं कि वो इम्प्यूनिटी के साथ चीजों को कर सकते हैं। ये एक वन ऑफ इंसिडेंट की तरह नहीं लिया जाना चाहिए, पहली मेरी गुजारिश ये है। दूसरा, जरा हम इस बात को भी समझें कि जब इंस्टीट्यूशंस डिग्रेड किए जाते हैं, जब इंस्टीट्यूशंस को ये मान लिया जाता है कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वे तटस्थ नहीं हैं, इंस्टीट्यूशंस को मैनिपुलेट किया जा सकता है, तो स्वाभाविक तौर पर उनके प्रति आस्था, उनके प्रति विश्वास, उनके प्रति सम्मान, उसकी भी कमी आती है। एक अन्य पक्ष यह भी है, और सोशल मीडिया पर इस पर लंबी चर्चा हो रही है, कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर किसी ऐसे समुदाय से, किसी ऐसी जाति से, किसी ऐसे सोशल कैटेगरी से होते जो कि उच्च मानी जाती है, तब भी क्या इसी किस्म का हमला उन पर किया जाता? बहुत सारे लोगों का कहना है कि यह, चूंकि न्यायाधीश दलित समुदाय से संबंध रखते हैं, वो बौद्ध उनकी आस्था है या वे दलित समुदाय से आते हैं, इसलिए उनके प्रति इस किस्म की हिंसा, उनके प्रति इस किस्म का व्यवहार देखने को मिला है। हम निश्चित तौर पे नहीं कह सकते कि ऐसा है या नहीं है, लेकिन यदि यह सवाल लोगों के मन में आ रहा है तो फिर स्वाभाविक है कि इसे भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। सवाल यह भी है कि जब कोई व्यक्ति बाकायदा एक देश की सबसे बड़ी अदालत में इस किस्म के एक्शंस लेता है, इस किस्म की हरकत करता है, तो उसे हम केवल एक व्यक्तिगत घटना मानेंगे, और वह भी व्यक्तिगत घटना केवल आक्रोश की अभिव्यक्ति कहकर छोड़ देंगे, या हम मानेंगे कि यह घटना एक आपराधिक घटना है और यह घटना दरअसल एक टेररिस्ट एक्ट है। याद कीजिए कि पिछले एक साल भर पहले जब एक संसद में एक छात्रा ने प्रतिरोध स्वरूप कुछ किया, तो उसके बाद बाकायदा उस पर टेररिस्ट एक्ट्स वाले जो प्रावधान थे वे लागू किए गए। माना गया कि संसद पर किए गई यह कार्रवाई को लाइटली नहीं लेना चाहिए, बावजूद इसके कि वह संभवतः किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं थी, प्रतिरोध की अभिव्यक्ति के लिए थी, लेकिन वह गलत थी, निश्चित तौर पर वह गलत थी। लेकिन उस समय हम लोगों को याद आया कि यह एक तरह की आतंकवादी घटना जैसा है, क्योंकि जब आप इंस्टीट्यूशंस को डिग्रेड करते हैं, अंडरमाइन करते हैं, तो वह व्यक्तियों को अंडरमाइन करने से भी ज्यादा होता है। फिर ऐसा क्यों है कि इस समय हमें यह, बावजूद इसके कि प्रधानमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि पूरे देश को इस बात पर क्षोभ है, पूरा देश इस बात पर क्रोधित है, फिर भी हम इसे एक छोटी घटना मानकर बहुत सारे लोग छोड़ देना चाहते हैं।
इसलिए इस बात को भी ध्यान दीजिएगा कि यह घटना जोड़ी जा रही है इस बात से कि किसी धार्मिक समुदाय की भावनाओं को देश के मुख्य न्यायाधीश ने चोट पहुंचाई, इसलिए किसी व्यक्ति का ऐसा करना ठीक है। अब इसकी तुलना अन्य धार्मिक समुदायों से करने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि एक के बाद एक आपको ऐसी घटनाएं दिखाई देती हैं जिन घटनाओं में अल्पसंख्यकों पर हमले किए गए, अल्पसंख्यकों को उकसाया गया, अल्पसंख्यकों के खिलाफ बयानबाजी की गई, अल्पसंख्यकों के प्रतीकों को लेकर बयानबाजी की गई या उनके साथ कुछ बुरा किया गया। इन तमाम चीजों के बावजूद कभी इस स्तर की जो कार्रवाई थी वह उधर से नहीं हो रही थी। कुल मिलाकर हम जो कहने की कोशिश कर रहे हैं वह यह है कि इस घटना को यदि आज गंभीरता से नहीं लिया जाता, तब देश का संविधान और देश की संस्थाएं मातहत संस्थाएं मान ली जाएंगी सर्टेन रिलीजियस सेंटिमेंट्स को लेकर। बहुसंख्यकों की धार्मिक भावनाओं के मातहत यदि लोकतांत्रिक संस्थाएं मान ली जाएं, तब यह देश के लिए बहुत चिंताजनक बात है। यह भी ध्यान रखिएगा कि जब हम इस तरह की घटनाएं देखते हैं तो इन घटनाओं पर जो चर्चा सोशल मीडिया में होती है उसके तेवर को भी पकड़ने की जरूरत है। इन घटनाओं के बहाने लगातार आपको हेट स्पीच देखने को मिलती है। ये हेट स्पीच कभी अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर होती है, ये हेट स्पीच कभी कभी दलित समुदाय को लेकर होती है, ये हेट स्पीच कभी कभी ऐसे लोगों को लेकर होती है जिन लोगों के बारे में जिन लोगों को एंटी नेशनल कह दिया जाता है, अर्बन नक्सल कह दिया जाता है या इस तरह की अन्य संज्ञाएं दी जाती हैं। यानी कि इस तरह की घटनाएं एक अवसर दे देती हैं बहुत सारे लोगों की नफरत को और ज्यादा बलवती होने का और अभिव्यक्ति पाने का। अगर आप पिछले कुछ समय से देखें तो आप एक स्पाइक देखते हैं। 2025 में आपको लगातार ऐसी घटनाएं एक के बाद एक देखने को मिलती हैं। आपको कभी अल्पसंख्यक समुदायों के धार्मिक स्थलों पर हमला होते हुए दिखाई देता है, कभी आपको इस किस्म की अन्य घटनाएं दिखाई देती हैं और कभी कभी तो कुछ सिस्टमिक चीजें भी दिखाई देती हैं। कुल मिलाकर हमें इसे थोड़ा गंभीरता से और इसकी जड़ को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि भारत में कभी भी कोई ऐसा राम राज्य था कि विभिन्न समुदायों के लोगों के बीच में हिंसा नहीं होती थी, दंगे नहीं होते थे, वे आपस में लड़ते नहीं थे। सच्चाई ये है कि हमेशा होता था। एक अंडरकरंट हमेशा रहती थी, क्योंकि भारत में एक तरह का बहुलवाद, ऐसा बहुलवाद है जिसमें धार्मिक अभिव्यक्ति की अच्छी खासी आजादी रही है, लेकिन वह कभी भी मेन स्ट्रीम्ड नहीं था। एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि ये घटनाएं हमेशा इनके प्रति एक किस्म की अवहेलना रहती थी। इसे लेकर कभी भी ऐसा नहीं था कि स्वीकृति की स्थिति समाज में होती हो। अब मेन स्ट्रीमिंग ऑफ हेट्रेड हो रहा है। अब पहली बार इसे मुख्य धारा माना जा रहा है कि आप नफरत को मुख्य धारा मान रहे, नफरत को न्यू नॉर्मल मान रहे हैं। और यह स्थिति डरावनी है, क्योंकि यह उस संविधान के बेसिक टेनेट्स के खिलाफ है जिस संविधान की रक्षा के लिए ये इंस्टीट्यूशंस जैसे कि जुडिशरी, हायर जुडिशरी स्थापित होते हैं। अगर हायर जुडिशरी सेक्युलरिज्म और इससे जुड़े हुए जो आम लोगों के अधिकारों का सवाल है उस मामले में खुद ही निशाने पर आ जाए, तो सोचिए कि आर्टिकल 32 से आप क्या अपेक्षा रखेंगे। किसी व्यक्ति के जब अधिकार छीनते हैं तो वह सुप्रीम कोर्ट जाता है और आर्टिकल 32 के तहत मांग करता है कि उसके अधिकारों को बचाया जाए। अब यहां पर चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं और चीफ जस्टिस पर हमला होता है। वो कौन से आर्टिकल 32 के तहत किस इंस्टीट्यूशन पे जाएंगे, जिस इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है कि वह अन्य लोगों को इस किस्म की हिंसा, इस किस्म के अधिकारों के हनन से बचाएगा। अगर उसी इंस्टीट्यूशन पर हमला शुरू होता है और कारण फिर वही चीजें बताई जाती है। जरा सोचिए कि इस वकील ने क्या कारण बताए। इस वकील ने कहा कि मुझे देवी ने ऐसा कहा कि मैं ऐसा करूं। उसने यह भी कहा कि चीफ जस्टिस ने बुलडोजर जस्टिस को लेकर जो आपत्तियां व्यक्त की थी हायर जुडिशरी ने, उसे लेकर मुझे परेशानी थी। यह कौन सा परेशानी व्यक्त करने का तरीका है जिसमें आप इंस्टीट्यूशंस को अटैक करते हैं। लेकिन मुझे परेशानी इस व्यक्ति से ज्यादा इस व्यक्ति के कृत्य को मिल रही स्वीकृति से है।
इस व्यक्ति के कृत्य को लेकर जितनी निंदा, जितनी आपत्तियां हमें समाज से दिखनी चाहिए थी, दुर्भाग्य से नहीं दिख रही। केवल वही लोग आपत्तियां और ऐसी अभिव्यक्तियां करते दिखाई दे रहे हैं जिन्हें बार बार मार्जिनलाइज किया जाता रहा है, एंटी नेशनल कहकर, सरकार विरोधी कहकर। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, बावजूद इसके कि प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कह रहे। प्रधानमंत्री तो खुद फोन करके कह रहे हैं कि बहुत बुरी बात है, पूरा देश इस बात से क्षुब्ध है। फिर इस देश, पूरा देश जिस बात पे क्रोधित है, उस क्रोध को लेकर जो कार्रवाई हमें दिखनी चाहिए वह कार्रवाई क्यों नहीं दिखाई दे रही। और यह कार्रवाई केवल एक व्यक्ति को सजा देने की कार्रवाई नहीं है। देश ये नहीं उम्मीद कर रहा है कि एक व्यक्ति को सजा दे दी जाए और उससे बात खत्म हो जाएगी, शायद सजा दे भी दी जाए। सवाल यह है कि ऐसा करने को लेकर जो सेंस ऑफ इम्प्यूनिटी है, जो लोगों में यह धारणा है कि वह ऐसा कुछ करेंगे और उनका कुछ नहीं होगा, उनके पास तो संरक्षण है। इस भावना को अटैक करने के लिए, इस भावना को समाप्त करने के लिए हम एक व्यक्ति के तौर पर, समाज के तौर पर, संस्थाओं के तौर पर क्या कर रहे हैं। और यह सब बात हवा में नहीं आई है। जैसा मैंने कहा कि इसे लेकर एक मास एक्सेप्टेंस है। यह मास एक्सेप्टेंस जिस चीज की मांग करती है वो सरकारी कार्रवाई मात्र नहीं है, वह ऐसी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी की मांग करती है। जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी इस बात को समझे कि जो डिविसिव पॉलिटिक्स है, जो कम्युनल रिटोरिक है, कम्युनल रिटोरिक जिस तरीके से, जितनी तेजी से वोटों में तब्दील होता है, उस प्रक्रिया को रोकने की जरूरत है। जब जब हम देखेंगे कि कम्युनल रिटोरिक से मिलने वाले इंसेंटिव कम हो जाएंगे, जब हम देखेंगे कि आप सांप्रदायिक विद्वेष बढ़ाएंगे और बदले में आपको निर्वाचित कर लिया जाएगा, ऐसा होना बंद होगा, तब हम मानेंगे कि वास्तव में सोसाइटी ने एक्ट किया। वरना हम एक एक करके इन इंस्टीट्यूशंस को अपने सामने कोलैप्स होते, कॉम्प्रोमाइज होते हुए देखेंगे। सोचिए कि इस घटना के बाद किसी भी जज के लिए मुश्किल हो जाएगा, हाई कोर्ट के जजेस के लिए मुश्किल हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए मुश्किल हो जाएगा, छोटे कोर्ट्स के जजेस के बारे में तो भूल ही जाइए कि वे जिस समय उनके सामने इस प्रकार के सांप्रदायिक मामले आएंगे तो उन्हें क्या एक्शन लेना है। अगर चीफ जस्टिस पर जूता फेंका जा सकता है तो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के साथ तो न जाने क्या किया जा सकता है। एक हाई कोर्ट के जज के लिए तो और मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें इस बात को ज्यादा गंभीरता से लेना है। ये जस्टिस गवई के सम्मान का सवाल नहीं है। इसलिए मैं तो जस्टिस गवई की इस बात से भी सहमत नहीं हूं कि मैं तो इसे इग्नोर करने लायक बात मानता हूं, मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, क्योंकि मामला जस्टिस गवई पर हुए हमले का नहीं है। मैं तो जस्टिस गवई को भी यह अधिकार नहीं मानता हूं कि वे इसको व्यक्तिगत घटना मानकर छोड़ दें। यह घटना महत्वपूर्ण, डरावनी और बहुत आशंकाओं को पैदा करने वाली घटना है, क्योंकि इससे जो इनसिक्योरिटी पैदा होती है वह इनसिक्योरिटी केवल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को तक नहीं रुकती, वह आम लोगों तक पहुंचती। सोचिए कि एक आम शिक्षक, सोचिए कि एक आम व्यक्ति जब इन विषयों पर अपनी राय रखने लगेगा भविष्य में, तो वह कितना डरा हुआ होगा कि इन मामलों पर उसे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि अगर उन्हें इस मामलों पर उसने कुछ भी कहा तो फिर उसके साथ किस किस्म की घटनाएं हो सकती हैं। ये जो निर्भय लोकतंत्र हम लोगों ने खड़ा किया था, लोकतंत्र में जो अभय, जो किसी नागरिक के पास उपलब्ध होना चाहिए था, मुझे लगता है कि यह घटना उस भय के, उस अभय के, उस निर्भयता के छीजने का एक उदाहरण है। इसलिए हमें लगता है कि इस देश के लोकतंत्र में ये एक बहुत डरावना, एक बहुत ही चिंताजनक दृश्य प्रस्तुत हुआ है और इसे लेकर हमें तुरंत चेत जाने की आवश्यकता है।